नर्स, इस वीडियो में हम AS5 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। यानी कैसे आपको P&L का ट्रीटमेंट करना है, प्रायर पीरियड के आइटम को कैसे ट्रीट करना है और चेंजेस क्या होंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, इसके रिगार्डिंग AS5 क्या क्या बोलता है, ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली है नेट प्रॉफिट को कैसे आपको ट्रीट करना है। तो यहाँ आप देखेंगे नेट जो प्रॉफिट और लॉस है उसका पीरियड का कैसे ट्रीटमेंट करना है। ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज ट्रू एज अ P&L। तो आपको P&L के थ्रू उसको क्या करना है, रिकग्नाइज करना है। और अगर P&L कंसिस्ट करता है तो आपको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों अलग अलग सेपरेट हेडिंग के अकॉर्डिंग आइटम्स को शो करना है। एक्सेप्ट एनी अदर एस रिक्वायर्ड अदरवाइज। तो अगर सारे आइटम दिखाने हैं P&L में, लेकिन अगर कोई दूसरा एस इन सब के बारे में अलग ट्रीटमेंट बोलता है तो आपको यहाँ P&L में शो नहीं करना है। जैसे कि AS10 बोलता है कि आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाना है, तो यहाँ P&L में नहीं आएगा। अगर किसी तरह की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है तो वो AS12 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी, यहाँ P&L के क्रेडिट पार्ट में नहीं आएगी। इसी प्रकार AS16 क्या बोलता है कि जो भी आपने बोरोइंग करा है, किसी तरह का कॉस्ट है, लोन है, तो उसे कैपिटलाइज करना। तो AS16 के अकॉर्डिंग हम उसे यहाँ न दिखाकर उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है P&L के जो आने वाले आइटम और खर्चे हैं उसका। अब बात करते हैं हम कि P&L में जो ऑर्डिनरी आइटम है और जो नॉन ऑर्डिनरी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको कैसे ट्रीट करना है। इसके लिए जो ऑर्डिनरी आइटम है मीन्स मेन जो आपकी जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है उसके को यहाँ रिकॉर्ड करना है, और इसके लिए हमें डिस्क्लोज़र करना है सेपरेटली हर एक आइटम का। और क्या देखना है आपको, यहाँ उनका नेचर, उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि आपको हर एक चीज़ को क्या है, एक्सप्लेन करना है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन सब के बाद अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम है उनको आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को क्लियरली डिस्टिंक्ट करना है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से, यानी कि वो आपका रूटीन नेचर का काम नहीं है और नॉट एक्सेप्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली, यानी जो कि जल्दी जल्दी अकर नहीं होते हैं कभी भी। इनको हमेशा आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, जो भी उसका नेचर है और अमाउंट है उन दोनों के साथ ही साथ आपको शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, यानी कि शेड्यूल 3 यहाँ ध्यान रखना MCQ में पूछा जा सकता है। अगला है इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के। तो जैसे कि अर्थक्वेक आना, ये कोई रोजाना फ्रीक्वेंटली होने वाला काम नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपने मिली है उसको रिफंड करना, AS12 के अकॉर्डिंग इसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानेंगे, तो ये भी आप स्टार मार्क कीजिएगा। और अगला है VRS यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर को भी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानना है। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। अब बात करते हैं हम प्रायर पीरियड आइटम को आपको कैसा ट्रीट करना है। तो जो भी आपके प्रायर पीरियड के आइटम हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर के जो भी अराइज हुए इस साल में, यानी कि पिछले सालों के एक्सपेंस इस साल के अंदर अगर अराइज हुए हैं, या तो हम उनका क्या हुआ है एरर की वजह से भूल गए हैं, एरर रह गया, या हम ओमिशन यानी एंट्री करना ही भूल गए। तो दो ही केस हैं, एरर और ओमिशन के केस में ही या तो आपने रॉन्ग डेप्रिसिएशन लगा लिया, तो अब आपको क्या करना है, प्रोविज़न, या फिर आपने बनाया नहीं, रॉन्ग अमाउंट से बना दिया, तो ऐसे में आपको अब उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है और उसका क्या नेचर है, क्या अमाउंट है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा इस AS में दो चीज़ें और हैं, एक है चेंजेस इन अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में दो तरीके से चेंजेस हो सकता है, एक होता है एस्टिमेट्स और दूसरा होता है पॉलिसीज़। तो पहले हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको एस्टिमेट लगाने होते हैं। तो पहले हम एस्टिमेट के बारे में बात करते हैं। एस्टिमेट कोई एक्चुअल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल एक अजम्पशन होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है। तो अप्रॉक्सीमेशन अमाउंट होती है जो कि मेज़र करती है किसी भी एब्सेंट चीज़ को। यहाँ आपको डिस्क्लोज़र देना है, जो भी आपने अजम्पशंस लिए हैं, एस्टिमेशंस लिए हैं, उन सब का उनका क्या इम्पैक्ट है फ्यूचर में, फ्यूचर ईयर्स में उनका इम्पैक्ट देखना है। तो ये सब मटेरियल है तो आपको शो करना होगा। इफ़ नॉट क्वान्टिफाइबल, अगर आप उन जो क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर पा रहे किसी भी तरह के इफ़ेक्ट को, तो आपको क्या करना है, इस इफ़ेक्ट को क्या करना है, केवल फैक्ट आपको बता देना है। अगला है इसके भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं एस्टिमेशन के भी, जैसे कि
मेथड्स के डिप्रिसिएशन में आपने कोई चेंज कर दिया, पहले आप मान लो वेटेज, SLM, WDV, इन सब मेथड्स में आपने कोई चेंजेस किए हैं, तो ये आपके यहाँ पार्ट बन जाएंगे। बैड डेट्स के प्रोविजन में पहले मान लीजिए आप 5% का प्रोविजन बना रहे हैं, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि आपके बैड डेट्स ज़्यादा डूब सकते हैं ड्यू टू कोरोना, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ आप प्रोविजंस का जो एस्टिमेशन है वो बढ़ा दिया। लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट, आपको लगता है इस बार आपकी एसेट जल्दी डेप्रिसिएट हो जाएगी, तो ये भी आपका एस्टिमेशन है। इस वजह से जो जो एस्टिमेशन आपने लिए हैं उन सबको आपको एग्जाम्पल्स में, अगर आप मटीरियलिटी को शो कर पाते हैं मनी के थ्रू, तो आप उसे वैसे मेजर करके दिखा देंगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे क्वान्टिफाइबल, तो आपको केवल फैक्ट को डिस्क्लोज कर देना है। नीदर प्रायर पीरियड आइटम नोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आपको हमेशा जो भी प्रायर पीरियड और ऑर्डिनरी आइटम है वो आपको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, यानी कि फ्यूचर को ही कंसीडर करना है, आप पीछे से रिग्रेसिव इफेक्ट कभी नहीं देने वाले हैं। दूसरी बात हमने की थी पॉलिसीज़ के चेंजेस को कैसे ट्रीट करेंगे, तो अगर रिक्वायरमेंट है स्टैच्यू और लॉ के रिगार्डिंग, ये हमने AS पहले वन में भी देखा था, या फिर आप कंप्लाई करना चाहते हैं किसी तरह के जो कि लॉ है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आप अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो इन तीनों ही केसेस में आपको क्या करना है, आपकी पॉलिसीज़ को चेंज करना है। अब आपको डिस्क्लोज़र देना है, अगर मटेरियल फैक्ट है इस साल के लिए, इस साल इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अगले साल में कोई चेंजेस इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तो भी आपको ये चीज़ें शो करनी होगी। और अब बात करते हैं हम इसके एग्जांपल्स की, तो आपने कोई मेथड्स में चेंजेस किया है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में, या इन्वेस्टमेंट में अगर किसी के वैल्यूएशन मेथड में चेंजेस हैं, तो ये दोनों चीज़ें ही आपको दिखानी है, और यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर आप मेथड में चेंजेस कर रही हैं, पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रहे हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखना है, लेकिन अगर आप एस्टिमेशन पे जा रहे हैं तो आपको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट देखना है। जो AS था इसमें इतनी बातें थी, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपने कुछ इस वीडियो में नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के और AS भी इस वीडियो में आने वाले हैं वीडियो सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।